नमस्कार। हम मौजूद हैं हर हाल में आपकी आवाज़ बनकर, बेखौफ आज़ाद आवाज़। हम जिक्र करेंगे कोरोना का, कि बहुत ज़रूरी है ये। मोदी सरकार ने कोरोना से बेहतर तरीके से निपटने के दावे तो खूब किए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। हाल ये है कि नेता और मंत्री भी अब इसकी चपेट में आने लगे हैं। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव हैं और उनका इलाज चल रहा है। सोमवार को ही यूपी की कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण की कोरोना से मौत हो गई। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह और यूपी के जल शक्ति मंत्री हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, वो भी कोरोना के शिकार हो चुके हैं। वहीं बिहार में सीपीआई के स्टेट सेक्रेटरी और एमएलए रह चुके कॉमरेड सत्यनारायण सिंह की कोरोना से मौत हो चुकी है। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, इन्फेक्टेड पाए गए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और उनकी बेटी भी कोरोना पॉजिटिव निकली हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और स्टेट जनरल सेक्रेटरी सुहास भगत भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कांग्रेस से बीजेपी में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कोरोना से संक्रमित थे, इन्फेक्टेड थे। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित और पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम भी कोरोना से जूझ रहे हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर पुनीत बेदी। आप कोरोना के भी जानकार हैं और जो सेहत से जुड़े मामले हैं उनकी खासी पकड़ रखते हैं आप। बहुत शुक्रिया डॉक्टर पुनीत बेदी अपना समय में देने के लिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने ट्वीट करके कहा है कि यूपी में कैबिनेट मंत्री की मौत और गृह मंत्री अमित शाह को कोरोना होने के बाद केंद्र सरकार अब इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि देश में कोरोना महामारी गंभीर रूप लेती जा रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये तो येचुरी की स्टेटमेंट हुई, इस पर आपको क्या कहना है? क्या कोरोना अब सरकार के लिए प्रायोरिटी भी है इस वक्त? नहीं, प्रायोरिटी तो होनी चाहिए, है या नहीं मालूम नहीं सरकार कैसे काम करती है। बहुत ट्रांसपेरेंट तो कभी भी नहीं थी सरकार, लेकिन इस मामले में बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है और वो एक मेजर प्रॉब्लम है। इतनी बड़ी महामारी को हैंडल करने के लिए कोई प्राइवेट सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन नहीं रख सकते, डेटा रिलीज करना चाहिए। और जैसा कि हम आई थिंक पिछले 4-5 महीने से हम बात कर रहे हैं कि तकरीबन ऐसा ही होना था। पहले ये बीमारी सिटीज में कॉन्सेंट्रेट हो रही, फिर जैसे ही लोग उनको बंद कर दिया गया सिटीज में, फिर वो जैसे गांव में गई में बिहार में, तो वहाँ या तो संक्रमण लेके गए या रास्ते में जो ट्रैवल पैक ट्रेन्स में करा वहाँ से इन्फेक्टेड हो गए। लेकिन जैसे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बढ़ती है, इवेंचुअली हम सबको ही ये टच करेगी, जो भी लोग एक्सपोज्ड हैं। और जो पॉलिटिशियंस और जो पब्लिक लाइफ में हैं, जो पुलिस में है, आर्मी में है, मेडिकल प्रोफेशन में है, फ्रंट लाइन पे हैं, उनको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खतरा क्या मतलब ऑलमोस्ट सर्टेन है कि सूनर और लेटर ये इन्फेक्शन हो जाएगी। क्योंकि कोई भी जो सो कॉल्ड मेजर्स थे वो कोई ना तो वेल प्लान थे और ना वो उन्होंने वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए जो करने चाहिए थे। तो इवेंचुअली ये बिल्कुल राम भरोसे चल रही है और उसको आत्मनिर्भर कह लें, जैसे भी आप कह लें, तो वैसे ही फैल रही है जैसे 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू फैला था। मतलब बिल्कुल किसी इंटरवेंशन का कोई रोल नहीं हुआ और इनफैक्ट सारे जो इंटरवेंशन थे वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गए। दावे बहुत किए सरकार ने, लेकिन उसका इफेक्ट तो नहीं कहीं दिख रहा और नेचुरल प्रोग्रेशन पे ही डिजीज फैल रही है। जी जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। देश में कोरोना महामारी गंभीर होती जा रही है, काबू से बाहर हो गई है, लेकिन मोदी सरकार का दावा है कि सरकारी अस्पतालों में तमाम ज़रूरी इंतजाम किए गए हैं। हकीकत यह है कि बीजेपी के नेता और मंत्री सरकारी अस्पतालों के बजाय प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। देश के गृह मंत्री संक्रमित होते हैं और सीधे प्राइवेट और महंगे हॉस्पिटल मेदांता में चले गए। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह कोरोना पॉजिटिव होने पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल चिरायू में भर्ती हो गए। कर्नाटका के सीएम येदियुरप्पा और उनकी बेटी का इलाज मणिपाल हॉस्पिटल में हो रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद अपना इलाज दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में करवाया।
तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को चेन्नई के कावेरी अस्पताल में भर्ती किया गया। पिछले हफ्ते ही प्राइम मिनिस्टर ने 3 हाईटेक कोविड लैब्स का उद्घाटन करते हुए दावा किया था टेलीविजन पर कि कोरोना से लड़ाई में भारत ने बहुत ही तेज गति से अपनी क्षमताओं का विस्तार किया है। मोदी के मुताबिक आज भारत में 11,000 से ज़्यादा कोविड की फैसिलिटीज़ हैं, 11 लाख से ज़्यादा आइसोलेशन बेड्स हैं। बकौल पीएम आज करीब 1300 लैब काम कर रही हैं। भारत में 5 लाख से ज़्यादा टेस्ट हर रोज़ हो रहे हैं। मोदी ने यह भी कहा था कि 6 महीने पहले देश में एक भी पीपीई किट मैन्युफैक्चर नहीं थी। आज 1200 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर हर रोज़ 5 लाख से ज़्यादा पीपीई किट बना रहे हैं। आज भारत में 3 लाख से ज़्यादा N95 मास्क रोज़ बन रहे हैं। डॉक्टर बेदी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मेरा दूसरा सवाल है, जब प्रधानमंत्री मोदी इतनी बेहतर पब्लिक हेल्थ का दावा कर रहे हैं तो आखिर सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता सरकारी हॉस्पिटल्स में भर्ती क्यों नहीं हो रहे? क्या उनका निजी हॉस्पिटल में भर्ती होना कोरोना के वक्त पर पब्लिक हेल्थ पर सवाल खड़े नहीं करता? जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, सरकारी हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं जाते अगर मोदी साहब ठीक कह रहे हैं तो? इन द एंड कहनी और कथनी में हमेशा फ़र्क होता है और ये डबल स्पीक है। हम में से जो भी अफोर्ड कर सकते हैं, जब हम खुद बीमार होते हैं तो हमेशा ये एक्सपेंसिव प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही जाते हैं, चाहे इंश्योरेंस हो चाहे अपना पेइंग कैपेसिटी हो। और आई थिंक इतने साल की सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के बाद हमको तो मान के ही चलना चाहिए कि जो पॉलिटिशियंस हैं बहुत प्रिविलेज लोग हैं और बहुत एक्सपेंसिव हॉस्पिटल्स में ही जाएंगे। द फैक्ट है कि पब्लिक हेल्थ स्ट्रक्चर बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है और जो भी थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई पिछले 20-30 साल में वो प्राइवेट सेक्टर में ही हुई और वो ऐसे एक्सीडेंटली नहीं हुई। सरकार ने डेलिबरेटली पब्लिक हेल्थ स्ट्रक्चर को धीरे धीरे करके उसको नेग्लेक्ट किया है और प्राइवेट हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करी है। और सिर्फ इलाज की बात नहीं है, मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेटर डॉक्टर होते हैं या नहीं होते, लेकिन सफाई, क्लेanलीनेस, फूड, नर्सिंग केयर या जिसको हम होटल केयर कहते हैं हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स की, वो डेफिनेटली प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज़्यादा होती है। और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो जाएंगे ही। आई थिंक आम नागरिक ये समझ चुका है। हमारा जो हेल्थ स्ट्रक्चर है वो अंग्रेज़ों ने बनाया था, उसका बेसिस ही ये था कि कुछ सेंट्रलाइज हॉस्पिटल वो ठीक बनाएंगे ताकि जिसमें उनके अंग्रेज़ या सफ़ेद लोग का इलाज हो सके और बाकी पब्लिक हेल्थ के नाम पे वो जो करेंगे, जो महामारी कंट्रोल जो भी करेंगे वो ठीक है, नहीं तो राम भरोसे छोड़ देंगे जनता को। अनफॉर्चुनेटली हम आज़ाद होके भी तकरीबन उसी स्टेज में हैं जहाँ पे 3-4% पॉपुलेशन एक्सेस कर सकती है या 1-2%। और मुझे लगता है कि प्रिविलेज लोग चाहे पोजीशन में ऑफ पावर में हो, चाहे मनी वाइज हो, चाहे कास्ट और डिसेंट से या डायनेस्टी से हो, वो ही इन अस्पतालों में जाएंगे। और जब जनता इन बाय एंड लार्ज पब्लिक हॉस्पिटल्स में जाएगी जिनका हालत बहुत ख़राब है। और क्योंकि गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स जितने डॉक्टर नर्सेज इन्फेक्ट हुए हैं वो नहीं दे रही, इसलिए पब्लिक हॉस्पिटल्स में लोगों को लग रहा है कि वो अपनी जान खतरे में डालें। और उनको आपने देखा होगा कि स्टाइपेंड और सैलरीज भी ठीक टाइम पे नहीं मिल रही, तो नेग्लेक्ट बहुत लेवल पे है और वो अब शो कर रहा है। जो क्रम्बलिंग सिस्टम था वो कोलैप्स कर चुका है। और बेड होना या ना होना और स्टेटिस्टिक्स तो टेक्निकल की बात है, लेकिन सिस्टम में कोई ट्रस्ट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं भी बीमार हूँ तो शायद मैं किसी एक्सपेंसिव प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाऊँगा। जी, मशहूर ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं जिम ओ'नील, उन्होंने करीब 4 महीने पहले कहा था कि शुक्र है कोरोना वायरस की शुरुआत चीन में हुई, शुक्र है, भारत जैसे किसी देश में नहीं। भारत की जो पूरी व्यवस्था है, जैसे डॉक्टर बेदी बता रहे हैं, इतनी लचर है कि कोरोना से प्रभावी तरीके से निपट ही नहीं सकती थी। भारत सरकार को जिम ओ'नील की उस टिप्पणी उस वक्त बेहद नागवार गुजरी थी और लंबे चौड़े दावों के साथ उनकी इस टिप्पणी को, इस कमेंट को खारिज कर दिया गया था। दावा किया गया कि भारत ने अपने यहाँ कोरोना की रोकथाम के लिए बेहतर और कड़े कदम उठाए, लेकिन हकीकत सबके सामने है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2019 के मुताबिक जो गंभीर संक्रामक रोग होते हैं, सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज जो होती हैं,
और महामारी पेंडेमिक से लड़ने की जो क्षमता होती है, काबिलियत होती है, उसके पैमाने पर भारत पूरी दुनिया में 57वें नंबर पर है, 57। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के मुताबिक भारत में केंद्र, राज्य और लोकल बॉडीज़ की तरफ से ऑपरेट किए जाने वाले करीब 26,000 सरकारी हॉस्पिटल हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स में रजिस्टर्ड नर्सों और पैरामेडिक्स की संख्या करीब 20,50,000 और मरीजों के लिए बिस्तरों की जो तादाद है वो 7,13,000 के करीब है। यानी 1 लाख की आबादी पर महज 2 हॉस्पिटल हैं, हर 610 लोगों पर महज 1 नर्स और 10,000 लोगों के लिए मुश्किल से 6 बेड्स हैं। सरकारी अस्पतालों में ज़रूरी दवाओं और डॉक्टर्स की भारी कमी है। इस वजह से डॉक्टरों और नर्सों पर काम का भारी दबाव बना रहता है। देश की स्वास्थ्य सेवाओं की इस बदतर हालत के बावजूद भारत में सेहत की जो पूरी बुनियादी सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य, हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज, उन पर जीडीपी का सिर्फ 1.15% खर्च किया जाता है। डॉक्टर बेदी, मेरा आखिरी सवाल ये है, देश की जो सरकारी अस्पतालों की आपने बताया, आपने स्वयं कहा कि हम सब जब भी होता है तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ जाते हैं और जो इंश्योरेंस कवर्ड है वो भी वहीं जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ की सुविधाएं बेहतर हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि फॉर्मूला क्या हो सकता है स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का? क्या टोटल प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट और पब्लिक या कोई और फॉर्मूला? नो, पब्लिक हेल्थ बाय डेफिनेशन सारी दुनिया में एक पब्लिक फंडिंग से ही हो सकती है। ये पीपीपी या मॉडल्स जो दिए जाते हैं वो मेरी डेफिनेशन प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की है कि पब्लिक फंडिंग और प्राइवेट प्रॉफिटिंग। सो इससे कभी भी कोई शिक्षा, स्वास्थ्य या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो प्राइवेटली फंड नहीं हो सकता, ना इंश्योरेंस के थ्रू हो सकता। ये झांसा हमें काफ़ी देर से काफ़ी सरकारें, यही नहीं पिछली सरकारें भी हमें देती आई हैं कि कोई 1 रुपये रोज़ का इंश्योरेंस करेंगे जिससे सब लोग कवर हो जाएंगे। उसमें कुछ स्कीम निकाल देते हैं बार बार, लेकिन ऐसी इतनी बड़ी महामारी जब आती है तो सारा सिस्टम कोलैप्स हो गया। कोलैप्स तो क्रम्बलिंग था, फ़र्क सिर्फ ये था कि पहले आम आदमी सफ़र कर रहा था और वो हमको इतनी आदत हो गई है हर टाइप की प्रॉब्लम्स की, और कि हम बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचाते तो और मतलब कुछ डिमांड नहीं करते सरकार से। एज ए नागरिक हम बिल्कुल इनफेक्टिव हो गए हैं, हम अपने हक मांगने की मतलब आदत ही नहीं रही हमें। तो हमने कुछ किया ही नहीं जब कोलैप्स करी थी, और जब इतनी बड़ी बीमारी आई तो अब मुझे लग रहा है कि इस एपिडेमिक का पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है जैसा 1919 में था। तो इसका मतलब 100 साल में हमने रियली पब्लिक हेल्थ पे कुछ नहीं किया। इसका सोल्यूशन बेसिकली फंडिंग से आएगा और स्ट्रेंथनिंग ऑफ मेडिकल सिस्टम, जो मेडिकल स्टूडेंट लेवल से मेडिकल कॉलेजेस को हमने मेडिकल एजुकेशन को नेग्लेक्ट किया, पब्लिक हॉस्पिटल्स को नेग्लेक्ट किया, कैरियर्स नहीं ऑफर करे यंग डॉक्टर्स को जो विदेश चले गए, जो अच्छे बन के निकले, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कैरियर्स बने उनका हमेशा मोटिव ऑब्वियसली बड़ी इन्वेस्टमेंट से अस्पताल बनता है और ऑब्वियसली प्रॉफिट मोटिव के लिए बनता है। तो वो उन्हीं प्रोसीजर्स पे स्पेंड करते हैं जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कैंसर या, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी जी पब्लिक हेल्थ में तो पब्लिक गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट का जो बेसिक काम है वो शिक्षा, जी स्वास्थ्य और हाउसिंग और फूड न्यूट्रिशन ही होना चाहिए ना। उसके बाद कुछ है या नहीं है वो देखना पड़ेगा, इरिगेशन, एग्रीकल्चर। लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर को सब छोड़ के इधर उधर की बात जी करके उसको टालने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये महामारी तो किसी तरह जी टल ही जी डॉक्टर जाएगी बेदी। और प्रॉब्लम्स आएंगी और हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। और उसके लिए हमको इसको एक इलेक्शन मुद्दा बनाना चाहिए कि कम जी से कम 4% जो है वो जीडीपी का हेल्थ पे स्पेंड हो, तब कुछ जी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो पाए। जी थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पुनीत बेदी, हमेशा की तरह अपना वक्त हमें देने के लिए बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। हम लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
RKDF यूनिवर्सिटी, a world class यूनिवर्सिटी जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal or call on toll-free number 1800-2700-320. आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। हम आगे बढ़ते हैं। हम जिक्र करेंगे प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के एक इंटरव्यू का। द हिंदू अखबार में छपे एक लेख में कहा कि मौजूदा वक्त हमारे देश और दुनिया के लिए बेहद कठिन वक्त है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, आर्थिक जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, उसकी वजह से कमज़ोर वर्गों की एक बहुत बड़ी तादाद गरीबी में लौट सकती है, जबकि बहुत बड़ी तादाद में लोग गरीबी से ऊपर आ गए थे सन 2014 तक। ये एक विकासशील देश के लिए एक दुर्लभ घटना होगी कि गरीबी में वापस चले गए। कई उद्योग बंद हो चुके हैं और भी हो भी सकते हैं, और गंभीर बेरोजगारी की वजह से एक पूरी पीढ़ी ख़त्म हो सकती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा कि हेडलाइन और केवल बातों की नहीं, अर्थव्यवस्था को पटरी पर वापस लाने के लिए पूरी ताकत के साथ काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ हेडलाइंस को मैनेज करना नहीं और सिर्फ मीडिया में बने रहना नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सुझाव दिए कि एक मीनिंगफुल कैश ट्रांसफ़र गरीब परिवारों का कॉन्फिडेंस जो है वो वापस लौटा सकता है। कैश ट्रांसफ़र लोगों के हाथों में पैसा सुरक्षा और आत्मविश्वास की तत्काल भावना प्रदान कर सकता है, जो अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति बहाल करने की बुनियाद हो सकती है। डॉक्टर सिंह के मुताबिक जून के महीने में 6 करोड़ 20 लाख लोगों ने मनरेगा के तहत काम करने की मांग की। ये सामान्य नंबर से 3 गुना ज़्यादा है, और पूरे लिस्टेड कॉर्पोरेट सेक्टर जो है उसका जो भी उसके नियोजित काम है उसकी कुल संख्या से 10 गुना से ज़्यादा है मनरेगा। तो साफ है कि इनमें से ज़्यादा ऐसे माइग्रेंट मजदूर हैं जो खेती से नहीं जुड़े हैं और नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और खुशकिस्मती है हमारी, उनका कहना है कि मनरेगा प्रोग्राम ऐसे समय में मददगार साबित हुआ है, लेकिन सिर्फ मनरेगा ही काफ़ी नहीं है। मेरे साथ हैं प्रोफेसर अरुण कुमार, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। आप प्रोफेसर रहे हैं इकोनॉमिक्स के JNU में। सर, बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह अपना वक्त में देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सुझाव दिए हैं, जो मैंने कुछ बताए हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? क्या कैश ट्रांसफ़र से गरीबों के आत्मविश्वास में वास्तव में बढ़ोतरी होगी? और अहम सवाल कि क्या सरकार ये सुझाव मानेगी? देखिए, सरकार को मानना चाहिए अगर अर्थव्यवस्था को सुधारना है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो इस समय हमारे देश के सामने है वो ये है कि डिमांड नहीं है। सप्लाई तो रिस्टोर हो सकती है, पर जब तक डिमांड नहीं होगी तो उत्पादन नहीं होगा, क्योंकि अगर मेरा माल बिकेगा नहीं तो मैं उत्पादन करके क्या करूँगा। तो इस समय डिमांड जनरेट करना बहुत ज़रूरी है, और अगर लोगों के पास रोज़गार नहीं होगा तो उनकी आमदनी नहीं होगी, और आमदनी नहीं होगी तो फिर डिमांड नहीं होगी। तो इसलिए ये कैश ट्रांसफ़र की बात तो एक अपने आप में ठीक है। दूसरी उसके साथ ये भी ज़रूरी है कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसकी सप्लाई उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर कैश मिल भी गया और दाम बढ़ गए तो आप उतना खरीद नहीं कर सकते जितना खरीद होना चाहिए। तो रोज़मर्रा की चीज़ें सप्लाई करना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एक्सपैंड करना, ये बहुत ज़रूरी है। और गांव में प्रोक्योरमेंट एक्सपैंड करना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि सब्ज़ी फल खेत में सड़ गए थे क्योंकि वो उसके दाम जो है कम मिल रहे थे, या जो वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए एक्सपैंडेड प्रोक्योरमेंट, एक्सपैंडेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात जो उन्होंने कही है कि जो छोटे उद्योग हैं, जो हमारे यहाँ देश में 6 करोड़ कॉटेज सेक्टर या माइक्रो है, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा रोज़गार है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करना भी बहुत ज़रूरी है। और जब आप वर्किंग कैपिटल देंगे, वहाँ पे उत्पादन दोबारा शुरू हो गया, आमदनी होगी, तो जो बड़ी उद्योग हैं उनकी भी जो डिमांड बढ़ेगी। अभी जो देखने में आ रहा है कि अभी जुलाई में थोड़ा सा फिर हलचल हुई है, क्योंकि कई जगह लॉकडाउन हो गया था तो सप्लाई डिस्टर्ब हुई, लेकिन जून में थोड़ा सा रिस्टोर हुआ था। क्योंकि जून में क्या हुआ था कि पेंट अप जो डिमांड थी, जो लोग मतलब खरीदना चाह रहे थे, जो नहीं खरीदा था, या जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें जुलाई में
जो लोग अब कह रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं इस्तेमाल करना है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना है, तो वो 2 व्हीलर खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, लेकिन ये टेम्पररी है, ये कुछ समय के लिए है और ये फिर बंद हो जाएगा, क्योंकि जब आमदनी नहीं होगी तो और ज़्यादा इसकी बिक्री नहीं होगी। जी, इसलिए मेरा मानना है जी। लॉन्ग टर्म में तो आमदनी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है जी, और जी। डिमांड क्रिएट करना ज़रूरी है। जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें भी विश्वास, यकीन बहाल करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि फाइनेंस सिस्टम में विश्वास को बहाल करने की सख्त ज़रूरत है। ये एक लुब्रिकेंट के तौर पर काम करता है किसी भी इकोनॉमी में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार की तरफ से कोविड-19 सहायता के लिए ब्याज दर में कमी, लोन गारंटी और लिक्विडिटी बढ़ाने की योजनाएं जैसे जो कदम हैं वो स्वागत के योग्य हैं, लेकिन ये काफ़ी हद तक नाकाम रहे हैं क्योंकि बैंकों को लोन देने का भरोसा ही नहीं है इस वक्त। उनके मुताबिक बैंकिंग सेक्टर की सेहत को सुधारने के लिए सिर्फ कैपिटल इन्फ्यूजन या सरकारी बैंकों का विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट सही नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सरकारी बैंक, बैंक्रप्सी बोर्ड, सिक्योरिटीज़ और इंश्योरेंस रेगुलेटर्स जैसे जो संस्थान हैं उनको आज़ाद रूप से और पेशेवर रूप से प्रोफेशनली काम करने देना वित्तीय प्रणाली जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें विश्वास बहाली के लिए अहम कदम है। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती जैसे जो ऐलान किए पिछले साल किए गए थे, ये एक ऐसी गलत फहमी देने वाली एक विलासिता है, लग्जरी है, जो ना तो निजी निवेश को बढ़ावा देगी ना ही फिस्कली अफोर्डेबल है। और जो टैक्स रेवेन्यू के नए रास्ते छोटे से समय में मुमकिन नहीं है। सरकार की तरफ से ज़्यादा उधार लेना ज़रूरी है। भारत मौजूदा संकट के दौर में बहुत अधिक संयमित होने का जोखिम नहीं उठा सकता। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल और डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने इंडियन बैंकरप्सी कोड को कमज़ोर करने पर मोदी सरकार की आलोचना की थी। सर, मैं आपसे मेरा दूसरा सवाल ये है कि डॉक्टर सिंह ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सरकारी बैंक, बैंकरप्सी बोर्ड, सिक्योरिटीज़ और इंश्योरेंस रेगुलेटर्स जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आज़ाद तरीके से काम करने देने का सुझाव दिया है। क्या ऐसा संभव है इस सरकार में कि आज़ादी दे दी जाएगी, खुद मुख्तारी, फंक्शनल ऑटोनॉमी? ये जो समस्या है कि कभी भी जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है वो ऑटोनमस नहीं हो सकता। जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है और फिस्कल पॉलिसी उसको साथ चलना ही पड़ेगा। अगर वो साथ नहीं पड़ेगा, कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा, तो हमारी पॉलिसीज सक्सीड नहीं करेंगी। तो मेरा मानना है जो ऑटोनॉमी की बात है वो मॉनेटरिस्ट करते हैं, जो कंजर्वेटिव इकोनॉमिस्ट होते हैं वो करते हैं कि उसको कंप्लीट ऑटोनॉमी होनी चाहिए, और उससे मतलब ये होता है कि जो आपको गरीब को सपोर्ट देना है फिर वो सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो मेरा मानना है कि ये रिलेटिव ऑटोनॉमी की बात ही करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस समय जो बैंकिंग सिस्टम है वो क्रेडिट इसलिए नहीं दे रहा, और बैंकों ने कहा भी है क्योंकि डिमांड ही नहीं है। जब उत्पादन कम होगा, जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो डिमांड नहीं होगी, और बैंक अपना जो पैसा जो एक्स्ट्रा है वो फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट कर देते हैं और उससे रिवर्स रिपो रेट पे उनको ब्याज मिलता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि इस समय जो समस्या है कि बैंक में एनपीए बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर बिजनेसेस ठीक से काम नहीं करेंगे तो बिजनेस में फेलियर होगा। उनका जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो अगर फुलफिल नहीं होगी तो वो बिजनेस रीस्टार्ट नहीं कर पाएंगे। रीस्टार्ट नहीं कर पाएंगे तो उनकी आमदनी नहीं होगी और वो इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएंगे, लोन नहीं रीपे कर पाएंगे। तो मुझे लगता है बड़ी समस्या इस समय ये हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के सामने है कि जब बिजनेस फेल करेंगे तो बैंक भी फेल करना शुरू करेंगे, और बैंकों को कैसे हम बचाएंगे ये ज्यादा अहम बात है। तीसरी बात मैं कहूंगा रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, जो बात की जा रही है तो उसका जो मनमोहन सिंह जी ने जो अपना दिया है जो लेख, उसमें ये नहीं बताया कि रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे और बजट क्यों फेल करेगा। क्योंकि ना तो रिसोर्सेज आपके पास आ रहे हैं, टैक्स रिसोर्सेज कम है, एक्सपेंडिचर बढ़ गए हैं, तो बजट को तो रिफॉर्मुलेट करना चाहिए। तो उसकी बात तो मनमोहन कहीं नहीं है कि जब बजट को रिफॉर्मुलेट करना चाहिए, वही सबसे अहम बात है। मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर मैं वापस आपके पास आता हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने लेख में, जैसे आपने कहा कि रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, तो डॉक्टर सिंह ने अपने लेख में सरकार को उधार लेने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उनका कहना है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के लोन जो प्रोग्राम्स हैं उनका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए, बिना कोई डिफ़ॉल्ट, वक्त पर भुगतान और पूरी ट्रांसपेरेंसी का हमारा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है जो हमें इन संस्थानों के लिए आदर्श उधार लेने वाला बनाता है। हालांकि ये काफ़ी नहीं होंगे, सरकार को और अधिक उधार लेने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे संस्थानों की, इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी को, विश्वसनीयता को फिर से स्थापित करके अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच विश्वास बहाल करने से हमें कर्ज और सॉवरेन रेटिंग मिलने में मदद मिलेगी।
डॉक्टर सिंह के मुताबिक कुछ ने सुझाव दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए पुराने तरीके अपनाने चाहिए। इसके लिए आरबीआई डेफिसिट मोनेटाइजेशन जैसे कदम उठाए और नोट छापे। आज के हालात में समझा जा सकता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इसके नतीजे दुष्प्रभावी भी हो सकते हैं। करेंसी की वैल्यू गिर जाने का खतरा होता है, जैसा कि अतीत में हमें इसका अनुभव है, माजी में। तब अपनाया जा सकता है जब तमाम रास्ते बंद हो। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि सरकार का जो दुनिया की ऐसी जो इंस्टीट्यूशंस है, IMF, वर्ल्ड बैंक, उनसे कर्ज लेना कितना सही हो सकता है, और इसके अलावा और कौन से रास्ते हो सकते हैं इस आर्थिक तंगी से, मंदी से निकलने के? देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर हम रिसोर्सेज की बात नहीं करेंगे और बजट को रिफॉर्मुलेट करने की बात नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे लगेगा कि हमारा डेफिसिट कितना है बजट में और कितने रिसोर्सेज हमें लेने पड़ेंगे और वो कहाँ से लेने पड़ेंगे। क्या हम बोरो कर सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, बैंक से, जो अमीर लोग हैं, और उसके बाद फिर विदेशों से, जैसे कि आपने कहा IMF, वर्ल्ड बैंक से। IMF, वर्ल्ड बैंक तो बहुत ही कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं और वो हरदम कंडीशनैलिटी लगाते हैं जो हमारे जो गरीब लोग हैं उनके खिलाफ जाते हैं। ये हमने हर बार देखा, 1980 में देखा, 1991 में देखा कि जो उन्होंने पॉलिसी बताई जिसको वो कंडीशनैलिटीज़ बोलते हैं, तो कंडीशनैलिटीज़ हमारे गरीब लोगों के खिलाफ जाती है, हमारे पब्लिक सेक्टर के खिलाफ जाती है। तो इसलिए मेरा मानना है कि वहाँ तो हमें जाना नहीं चाहिए जहाँ तक संभव हो, लेकिन हमें अपने ही साधनों पर निर्भर करना चाहिए। और उसके लिए हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और जब बैंक से हैं, जैसे उनके पास 8 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त है बैंकों के पास, जो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट करते हैं। हमारे यहाँ जो अमीर लोग हैं उनके पास रिसोर्सेज हैं जो इस समय इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ से अगर हम जो रिवर्स रिपो रेट काट दें और 2%, 3% पे वो पैसा उठाएं लॉन्ग टर्म के लिए, तो वहाँ से साधन आ सकते हैं। पर जैसे मैंने कहा, जब तक यही नहीं पता कि कितना साधन चाहिए, कितना हमारा डेफिसिट होगा, तो हम कितना उठाएंगे, कहाँ से उठाएंगे, उसके बारे में हम चर्चा क्या करेंगे। तो सबसे पहली बात, आज ये न्यू नॉर्मल है, ये कोई पुराना नॉर्मल नहीं है। इसमें जो पुरानी मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो नहीं चलेगी, इसमें एक नई मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत है। उसके चलते हुए पहले हमें ये बजट रिफॉर्मुलेट करके रिसोर्सेज कितने कम है वो जानना पड़ेगा और फिर डिसाइड करना पड़ेगा कहाँ से उसको रिसोर्सेज को उठाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमेशा की तरह अपना समय हमें देने के लिए। प्रोफेसर अरुण कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आगे बढ़ते हैं। हम सब जानते हैं कि गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से जो आमना सामना हुआ भारतीय जवानों का, तो हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद मोदी सरकार ने फ़ौज के स्तर पर भी और डिप्लोमेसी के स्तर पर भी चीन को घेरने की कोशिश की। चीन के खिलाफ ऐसे बयान दिए जो हेडलाइंस बने, चीनी ऐप्स बैन किए, चीन को मिले कई सरकारी ठेके रद्द किए, देश भर में चीनी सामान के बायकॉट का माहौल तैयार किया गया। इस सब के बावजूद चीन ने वही किया जो उसे ठीक लगा। मौजूदा वक्त में भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उस पर तनाव है और तमाम मुद्दे अनसुलझे हैं। पूर्वी लद्दाख में रविवार को भारत और चीन के जो टॉप कमांडर्स हैं उन्होंने 5वें दौर की बातचीत की। ये बातचीत चीन की तरफ वाले इलाके मोल्डो में हुई, जो करीब 11 घंटे तक चलती रही। बातचीत के लिए भारत की तरफ से 14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह थे, जबकि चीनियों की अगुवाई दक्षिण शिनजियांग सैनिक क्षेत्र के कमांडर मेजर जनरल लियू लिन ने की। और हमारी तो मांग यही रही कि आप जल्दी से जल्दी पीछे हटो। इसका मतलब वो अंदर आ गए हैं, हमारे इलाके में हैं, जबकि यहाँ ऑफिशियली प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना वो हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया है और ना ही किसी पोस्ट पर ज़मीन में घुसे हैं, ना ही किसी पोस्ट पर कब्ज़ा किया है। इतना ही नहीं, चीनी सेना लगातार उत्तरी पैगोंग त्सो के पास अपनी हालत मजबूत करने में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि चीन पैगोंग के पास अपनी संख्या भी बढ़ा रहा है फ़ौज की, और एक तरफ चीन भारत की नहीं सुन रहा, वहीं चीनी सामान के खिलाफ जो माहौल बनाया गया था वो ठंडा पड़ता जा रहा है। इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा रहा है कि चीन की मोबाइल कंपनी विवो VIVO इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीज़न की टाइटल स्पॉन्सर बनी रहेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, रविवार को ही IPL गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में उसने साफ किया कि विवो ही लीग का टाइटल स्पॉन्सर रहेगा। BCCI को एक साल में विवो से 440 करोड़ रुपए मिलते हैं। चीनी कंपनी के साथ संबंध ना तोड़ने के फैसले के बाद से ही BCCI और सौरव गांगुली ट्रोल हो रहे हैं, लेकिन ट्रोलिंग से फ़र्क नहीं पड़ता। जहां 440 करोड़ की रकम दिख रही हो, वहां देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम, इसके माने थोड़ा पीछे हट जाते हैं, सामने पैसा दिखता है। आप देख रहे थे विनोद दुआ लाइव। हम कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त लेते हैं। नमस्कार।